अब यहाँ पे मेरे पास लिस्ट में सारे रिकॉर्ड्स आ गए और मैं इसे फ्रंट पे पास कर दूंगा। फ्रंट पे कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, मैं वापस आ जाता हूँ अपने व्यू के अंदर। अब यहाँ पे आके हम फॉर ईच लूप को यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ से आके हम यूज़ कर लेते हैं फॉर लूप को। यहाँ पे हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए, एक वैल्यू, एक टेक्स्ट और एक सिलेक्टेड आइटम, जिसके साथ हमने चेक बॉक्स को बाइंड करना है। तो मैं यहाँ से आके फॉर को यूज़ कर लेता हूँ मॉडल डॉट इंटरेस्ट लिस्ट डॉट काउंट, और इसके बाद यहाँ से इस कोड को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट करने के बाद मैं इन सब को यहाँ से रिमूव करवाता हूँ। ये मेरे चेक बॉक्स का वो बॉक्स है जो हमारा डिस्प्ले हो रहा होता है, और इसके बाद ये हमारा लेबल है जो हमारा साइड लेबल आ रहा होता है। और यहाँ पे आके आइटम डॉट टेक्स्ट की बजाय अब मॉडल डॉट इंटरेस्ट लिस्ट, और इस इंटरेस्ट लिस्ट में से हर एक रो 1 बाय 1 मेरे पास आ जाएगी। किस तरह से, फर्स्ट इंडेक्स पे फर्स्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट इंडेक्स पे फर्स्ट रो, सेकंड इंडेक्स पे सेकंड रो, थर्ड इंडेक्स पे थर्ड रो। अब इस रो में से मुझे ये कॉलम चाहिए या ये कॉलम चाहिए, जो सा कॉलम चाहिए हम डॉट लगा के आसानी से गेट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ तो मेरे पास, या डॉट प्रेस करूँ, मेरे पास इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। मुझे टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है, वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, या सिलेक्टेड को डिस्प्ले करवाना है। मुझे यहाँ से टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है, सो मैंने टेक्स्ट को चूज कर लिया। और चेक बॉक्स के साथ, चेक बॉक्स हमारे चेक या अनचेक की प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करता है। सो इसके लिए हम यहाँ पे आके मॉडल डॉट इंटरेस्ट लिस्ट, जो सा भी इंडेक्स होगा, डॉट सिलेक्टेड, अगर हम इसे सिलेक्टेड वैल्यू पास करेंगे तो ये चेक बॉक्स का जो बॉक्स होगा वो चेक हो जाएगा। अगर हम इसे सिलेक्टेड में फॉल्स पास करेंगे तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब इसके साथ हमें एक और प्रॉपर्टी चाहिए, जब यूज़र यहाँ से हमारे व्यू में से वैल्यूज़ चेक करके सबमिट पे क्लिक करेगा तो वो सारी वैल्यूज़ किसके साथ बाइंड होंगी, क्योंकि हमने यहाँ पे उन वैल्यूज़ के लिए वैल्यू को यूज़ नहीं किया। हम यहाँ पे टेक्स्ट डिस्प्ले करवा रहे हैं, और चेक बॉक्स के चेक अनचेक होने के लिए हम सिलेक्टेड प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आके एक और इनपुट टाइप हिडन की क्रिएट कर देता हूँ, जिसके अंदर हम अपनी वैल्यू को सेव करवाएंगे, ASP फॉर, और यहाँ पे आके मॉडल डॉट इंटरेस्ट लिस्ट ऑफ आई डॉट वैल्यू। अब हमारे पास चेक बॉक्स में कभी भी किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आएगी। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा हो, थोड़ी सी समझ ना आ रही हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अपने पास कहीं पे लिख लें, नोट कर लें। हर एक एप्लीकेशन में सेम सिंटैक्स ही यूज होगा। एज इट इज़ रेडियो बटन्स की फंक्शनैलिटी वर्किंग कर रही होगी, एज इट इज़ ड्रॉप डाउन की फंक्शनैलिटी होगी, और एज इट इज़ चेक बॉक्सेस की फंक्शनैलिटी होगी। हम इसमें इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। मैं इस फॉर को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। अब हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये रिकॉर्ड इसमें सेंड हो रहे हैं और किस तरह से फ्रंट एंड पे डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं यहाँ पे आके एक ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ इस सेक्शन पे, और इसे रन करते हैं। ओके, यूज़र में आके मैं आ जाता हूँ क्रिएट यूज़र, और यहाँ से F10 की, और मेरे पास रेडियो बटन्स डिस्प्ले हो गए। इसके बाद इंटरेस्ट लिस्ट, मेरे पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं इंटरेस्ट के अंदर 1 2 3 4 सारे इंटरेस्ट आ गए। अब इन सब को 1 बाय 1 करके रीड करना है, और जो फॉर्मेट हमें अपने फ्रंट एंड पे या व्यू पे चाहिए उस फॉर्मेट में इसे ऐड करवा देना है। सो फर्स्ट रिकॉर्ड रीड हुआ, एलिमेंट में मेरे पास C# आ गया, वो हमने इस लिस्ट के अंदर ऐड करवा दिया। अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एलिमेंट रीड हुआ, अब हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, जावा आ रहा है, तो जावा को हमने रीड किया और इस एलिमेंट में असाइन करवा दिया, और इस एलिमेंट को हमने ऐड करवा दिया इस लिस्ट में। अब इस लिस्ट के अंदर अगर मैं माउस ओवर करता हूं तो कितने वैल्यूज़, कितनी प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं, 2 प्रॉपर्टीज़, 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स। जिसे भी मैं एक्सपेंड करूंगा मैं उसके रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता हूं। ओके, नेक्स्ट टाइम रीड हुआ, थर्ड एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट टाइम रीड हुआ तो अब हमारे पास ASP.NET एलिमेंट आ गया, और लिस्ट के अंदर हमारे पास 4 के 4 रिकॉर्ड्स आ गए, और ये लिस्ट हमने असाइन कर दी अपने इस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को, और इसके थ्रू हम इसे व्यू में डिस्प्ले करवा लेंगे। मैं यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ, तो मेरे पास C#, जावा, PHP, ASP.NET आ गए। लेकिन हमारा अगला टास्क क्या था कि जब यूज़र यहाँ से इन्हें चेक करे तो ये प्रॉपर्टीज़ हमारी कंट्रोलर के अंदर पास होनी चाहिए, इनकी वैल्यूज़। मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। अब देखते हैं हमारे पास क्या पास हो रहा है। मॉडल को एक्सपेंड किया, और इंटरेस्ट लिस्ट में मेरे पास 4 के 4 पास हो रही है। अगर मैंने एक्सपेंड करता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट पे पास हो रही है
वैल्यू 1 और सिलेक्टेड क्या वैल्यू थी इसकी, अगर तो यूज़र ने चेक किया था तो सिलेक्टेड में मेरे पास ट्रू आ गया। इसी तरह वैल्यू 2 फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू 2 और ये भी मैंने सिलेक्ट किया था तो मेरे पास सिलेक्टेड ट्रू आ गया। इसे मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, मेरे पास सिलेक्टेड फॉल्स आ गया और इसके साथ इसकी वैल्यू आ गई। थर्ड, इसे भी मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, सिलेक्टेड फॉल्स और वैल्यू आ गई। इट मीन्स हमारे पास हमारे व्यू से ये सारे के सारे एलिमेंट्स पास होंगे कंट्रोलर में और जो सा सिलेक्ट होगा उसका सिलेक्टेड ट्रू आ जाएगा, जो सिलेक्ट नहीं होगा उसकी सिलेक्टेड फॉल्स आ जाएगा। क्या हम इस लिस्ट में से अपने सिलेक्टेड एलिमेंट्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं? आसानी के साथ कर सकते हैं। किस तरह से? मैं यहाँ पे आके मॉडल स्टेट और मॉडल डॉट इंटरेस्ट लिस्ट इक्वल टू, अगर हम इस पर वेयर कंडीशन लगा लें, इंटरेस्ट लिस्ट डॉट वेयर, और यहाँ पे आके वेयर सिलेक्टेड डबल इक्वल टू ट्रू, तो अब हमारे पास जोन से यूज़र ने सिलेक्ट की होगी लिस्ट वो एलिमेंट आ जाएंगे। अगर यूज़र ने 2 एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं तो हमारे पास इनकी आईडीज आ गई। अगर यूज़र ने 1 एलिमेंट सेलेक्ट किया है तो इसकी आईडी आ गई। जितने भी एलिमेंट सेलेक्ट किए होंगे उनकी आईडीज हमारे पास आ जाएंगी। अब आईडीज तो हमारे पास आ गई, हम इसे यहां पे इंसर्ट कैसे करवाएंगे? हम रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करवाएंगे? क्योंकि यहाँ पे अब हमने 2 टेबल्स में रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है। कौन से 2 टेबल्स में? एक यूज़र के टेबल में और एक यूज़र इंटरेस्ट में। पहले हमने ये डिसाइड करना है कि किस टेबल में रिकॉर्ड पहले इंसर्ट होगा। अगर मैं यूज़र इंटरेस्ट में पहले इंसर्ट करवा देता हूँ तो इसमें मेरे पास यूज़र इंटरेस्ट आईडी का कॉलम तो ऑटो जनरेट है, ऑटो जनरेट हो जाएगा। इंटरेस्ट आईडी मेरे पास जहाँ से आ रही है, मेरे पास जोन सी यूज़र ने इंटरेस्ट सेलेक्ट किए होंगे यहाँ से मेरे पास इसमें इंटरेस्ट आईडी आ गई, लेकिन यूज़र आईडी का कॉलम मेरे पास नहीं है। यूज़र आईडी कब आएगी? जब यहाँ पे एक नया यूज़र इंसर्ट होगा, उसकी जो आईडी आएगी वो आईडी हमने यहाँ पे इंसर्ट करवानी है। क्यों? क्योंकि 5th नंबर यूज़र या 6th नंबर यूज़र जो सा भी यूज़र होगा उसके ये इंटरेस्ट उसके अकॉर्डिंग ऐड होंगे। इट मीन्स पहले मैंने किसका रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना है? यूज़र का, और यूज़र के बाद यूज़र इंटरेस्ट आईडी का। तो इंसर्ट करवा लेते हैं। यहाँ से अब मेरे पास यूज़र इंटरेस्ट आ गए, सॉरी यूज़र का रिकॉर्ड आ गया। यूज़र का रिकॉर्ड आने के बाद अब जोन सा भी यूज़र यहाँ से ऐड हो जाएगा उसकी आईडीज़ हमारे पास इस मॉडल की यूज़र आईडी में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगी। एंट्री फ्रेमवर्क की बेसिक या डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी है कि इस मॉडल के अंदर जब क्रिएट कर रहे होंगे हमारी यूज़र आईडी 0 होगी, लेकिन जैसे ही ये रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी आईडी असाइन हो जाएगी। किस तरह से? लेट्स से ज़रा चेक कर लेते हैं इसे। मैं जाता हूँ क्रिएट में और यहाँ से आके लेट्स से मैं एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ जेम्स के नाम से, जेम्स, और सेव पे क्लिक किया। अब F10, फर्दर F10, और यहाँ पे मेरे पास एक चेकबॉक्स की वैल्यू आ गई जो सा हमने यहाँ से चेक किया था C#। हम देख लेते हैं क्या इसकी प्रॉपर वैल्यू आई है। हमारे पास वैल्यू 1 आ गई। ओके, फर्दर नेक्स्ट गए। नेक्स्ट अब ये रिकॉर्ड डाटाबेस के अंदर इंसर्ट हुआ। मैं यहाँ से डाटाबेस में चेक कर लेता हूँ कि क्या जेम्स इंसर्ट हो चुका है। कंट्रोल S प्रेस किया, मेरे पास जेम्स, और जेम्स की आईडी क्या आई है? 9। अब यहाँ पे जैसे रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ तो मॉडल डॉट यूज़र आईडी को बाय डिफ़ॉल्ट एंट्री फ्रेमवर्क जो भी आईडी होगी वो असाइन कर देगा। सो हमें यहाँ पे एक अलग से क्यूरी नहीं लिखनी पड़ेगी इसकी आईडी गेट करने के लिए। जैसे ये लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी इस मॉडल की प्रॉपर्टी यूज़र आईडी में हमारे पास इसकी इंसर्टेड आईडी ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। सो हमारी ये हेडेक भी ख़त्म हो गई। ओके, यहाँ पे हमने यूज़र में इंसर्ट करवा लिया। अब हमने इस टेबल में कैसे इंसर्ट करवाना है? यूज़र इंटरेस्ट में, इस लास्ट टेबल में। क्या हमारे पास इस टेबल की वैल्यूज़ एज एक्सपेक्टेड आ रही है? हम यहाँ से सिर्फ एक क्यूरी लगाएं कॉन्टेक्स्ट डॉट यूज़र इंटरेस्ट डॉट ऐड और इसे मॉडल असाइन कर दें और कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस कर दें तो इस टेबल में भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए। जिस तरह मेरे पास मॉडल आ रहा है, क्या इसका मॉडल मेरे पास आ रहा है? इसका मॉडल हमारे पास नहीं आ रहा। तो हमें यहाँ पे इसका मॉडल खुद से पहले क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें ये सारी वैल्यूज़ असाइन करनी पड़ेंगी और फिर हम इसे इंटरेस्ट डॉट आईडी ऐड में पास करवा सकते हैं।
तो मैं यहाँ से आके इसके मॉडल को वैल्यूज असाइन कर देता हूँ यूज़र इंटरेस्ट इक्वल टू, अगर मेरे पास सिंगल रिकॉर्ड होता तो मैं यहाँ से सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता। अब मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे इंटरेस्ट के, सो इसलिए मैं इसकी लिस्ट को क्रिएट कर रहा हूँ। और लिस्ट को क्रिएट करने के बाद अब हमने इसमें रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करवाना है, यूज़र इंटरेस्ट डॉट ऐड यूज़र, इसे मैं यूज़र इंटरेस्ट लिस्ट का नाम दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो सके। ऐड, और ऐड करने के बाद न्यू रिकॉर्ड, और न्यू रिकॉर्ड कौन सा होगा हर दफ़ा हमारा। अब इसके अंदर कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँगा, मुझे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ चाहिए, एक इंटरेस्ट आईडी और यूज़र आईडी। यूज़र आईडी मेरे पास आ गई इस मॉडल की यूज़र आईडी, सो मैं यहाँ से कर लेता हूँ मॉडल डॉट यूज़र आईडी। और नेक्स्ट हमें चाहिए इंटरेस्ट आईडी। अब इंटरेस्ट आईडी इसमें कैसे लिखेंगे, इंटरेस्ट मुझे यहाँ से 1 बाय 1 करके गेट करना पड़ेगा। इसके अंदर एक इंटरेस्ट होगा, 2 इंटरेस्ट आईडीज़ होंगी, 3 इंटरेस्ट आईडीज़ होंगी। सो अगेन हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, हमने रीड करना है, तो हम यहाँ से फॉर ईच लूप को यूज़ कर लें। फॉर ईच, और फॉर ईच किस पे लगाएंगे, मॉडल डॉट इंटरेस्ट पे। और अब यहाँ से आके मैं इस लाइन को फॉर ईच में ले जाता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल स्पेस प्रेस करके आइटम डॉट जोन से भी आईडी आ रही होगी वैल्यू इसके अंदर हमारे पास आ जाएगी। मेरे पास एरर आ गया, एरर किस चीज़ का आया है, कास्टिंग का एरर आया है। और कन्वर्ट डॉट 32 और यहाँ पे मेरे पास इंटरेस्ट ऐड हो गया। अब ये इस इंटरेस्ट में से हम 1 बाय 1 करके इंटरेस्ट रीड करेंगे और इस यूज़र इंटरेस्ट के मॉडल में उसे पॉपुलेट करवाते जाएंगे, और एट द एंड इस इंटरेस्ट को हम पास करवा देंगे अपने इस मॉडल के अंदर। और यहाँ से हमारे पास हम बात कर चुके हैं, अगर हमारे पास सिंगल ऑब्जेक्ट होगा हम यहाँ से ऐड को यूज़ कर लेंगे, अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे तो हमारे पास एक और फंक्शन है ऐड रेंज का। सो अब इसे चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी ये फंक्शनैलिटी लॉजिक एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रही है या नहीं। अगर तो एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रही है तो हम इस कोड को अपने या माइंड में कहीं पे सेव करवा लें या किसी टेक्स्ट फाइल में सेव करवा लें, ताकि हमें पता चल जाए कि हर दफ़ा जब भी मल्टीपल रिकॉर्ड्स के साथ वर्किंग करनी है हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ से इसकी लाइंस ऑफ कोड रिड्यूस कर दूँ थोड़ा सा, और इसे अब रन करके देखते हैं।